नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं आईटी कंपनीज में आई भयंकर गिरावट के बारे में। और जो आईटी इंडेक्स है वो अगर फरवरी में देखें और तो उसका हाई और लो देखें तो करीब 22% की गिरावट है हाई और लो के बीच में। और अभी भी हाई से फरवरी 2026 के माह में वो अभी भी 19% जो है वो नीचे है। तो आज की वीडियो में जानेंगे ऐसा क्या कारण है कि ताबड़तोड़ गिरावट इन आईटी कंपनीज में आ रही है, और ये भी जानेंगे कि क्या ये कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है क्या भारत की आईटी कंपनीज में। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अगर कोई निवेश का मौका है, अगर कोई है तो आईटी कंपनीज में, तो वो किन कंपनीज में है। तो पहले जान लेते हैं ट्रिगर क्या था। फरवरी माह में जो ट्रिगर आया वो क्या था। तो देखिए, एक एंथ्रोपिक कंपनी है जो एआई की कंपनी है, एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है। और उसने एक जो है एक लॉन्च किया है अपना नया मॉड्यूल मतलब एक नया सॉफ्टवेयर, अपना एजेंटिक एआई जिसको बोलते हैं। एजेंटिक एआई क्या होता है ये अब डिस्कस करेंगे। तो एजेंटिक एआई जो है वो उसने, उसका नाम है क्लाउड ओपस 4.6। तो ये उसने लॉन्च किया। और ये जो एजेंटिक एआई है, ये जो है ये सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाता, इसके अलावा कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क फ्लो होता है, वर्क फ्लो क्या होता है ये भी आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो वो कंप्लीट काम आपको करके दे देता है। तो ऐसा जो है, ऐसा काम करने वाली जो एजेंटिक एआई है, इससे निवेशकों में ये धारणा फैल गई कि जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इस तरीके के सॉफ्टवेयर का या एजेंटिक एआई का प्रभाव पड़ेगा, और उनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो एक तरीके से हिल गया है। तो ये एजेंटिक एआई किस प्रकार से भारतीय आईटी कंपनीज को प्रभावित करेगा, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो क्लाउड ओपस 4.6 जो रिलीज किया गया है, आखिर ये भला क्या है। तो देखिए, है क्या, दो तरह के, इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे एआई कई तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स कई तरह के होते हैं, लेकिन इस वीडियो के पर्पस के लिए हम डिस्कस करते हैं एक पॉपुलर जो एआई है जिसको चैट जीपीटी बोलते हैं, वो सिस्टम, और ये एजेंटिक एआई सिस्टम। तो जो चैट जीपीटी है या जो इसको जनरेटिव एआई होते हैं, वो क्या करता है, आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो उत्तर देगा। ठीक है, बस इतना ही है। आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे तो वो आपको आंसर देना बंद करेगा। आप उसको एक स्पेसिफिक टास्क बताओगे, भाई ये मेरा काम कर दो, तो वो काम करके आपको दे देगा, उसके बाद शांत बैठ जाएगा। लेकिन जो एजेंटिक एआई है, जैसे नाम से ही जाहिर है कि एजेंटिक एआई एक एजेंट की तरह होता है, आपके एक असिस्टेंट की तरह होता है। वो क्या करता है, आपको उसको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बताना है। आपको ये कहना है, मान लीजिए कि भाई आप क्या करो, आप एक पर्टिकुलर जो मेरे को वेबसाइट बनानी है, अब उस वेबसाइट के लिए ये रिक्वायरमेंट मेरी है। ठीक है, आप इसके लिए मटेरियल जो है ना, मेरी वेबसाइट के लिए मेरी कंपनी ये काम करती है, उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा, या उससे रिलेटेड जो पेजेस हैं वो मेरी कंपनी के काम के बारे में, वो मैं डिस्क्रिप्शन उसको दे दूंगा। अब उसको मैं ये कहूंगा कि भाई आप जो है ना मेरे को इस पर्टिकुलर तरह की वेबसाइट जो है ना वो बना के दो। अब वो क्या करेगा, उन पेजेस जो आपने दिए हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, वहां पर वो हर चीज जो है उसमें से काम काम की चीजें निकालेगा। उसके बाद वेबसाइट के कोई लेआउट को डिजाइन करेगा, लेआउट डिजाइन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको बना के अपलोड कर देगा। आपको सारे काम जो एक आदमी करता है ना, वो टेस्टिंग वेस्टिंग बीटा उसका रिलीज, वो सब करके आपको रेडीमेड करके दे देगा। वो आपका एक छोटा मोटा असिस्टेंट टाइप की चीज है। लेकिन यही चीज अगर आप जनरेटिव एआई से कराना चाहो तो आपको उससे पहले कोड लिखवाना पड़ेगा। पहले पूछेगा मैं लेआउट कैसा डालूं, फिर उसके बाद आप उसको ये बताओगे कि ये लेआउट में ये मुझे लेआउट पसंद नहीं आता, आप मुझे दूसरा लेआउट दे दो। फिर आप कहोगे मैं इसको अपलोड कैसे करूं, तो वो अपलोड का मेथड बताएगा। फिर आप कहोगे कि भाई आप इसको अपलोड कर दो, तो फिर वो साइट जो है, साइट का कंटेंट अपलोड होगा। तो बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप जनरेटिव एआई में आपको काफी सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन एजेंटिक एआई जो है आपका असिस्टेंट की तरह है, जो कंप्लीट वर्क फ्लो आपको करके दे देता है। अब ये वर्क फ्लो क्या चीज है, वर्क फ्लो का मतलब ये है, आपने उसको ये बताया कि इस कंटेंट का ये मेरा रेलेवेंट कंटेंट है मेरी वेबसाइट का, अब मुझे
वेबसाइट मेरी अप एंड रनिंग चाहिए और मेंटेनेंस भी तुम ही करोगे, यानी कि अगर उसमें कोई एरर आती, कोई बग्स आते हैं, रनिंग फुल फ्लेजेड रनिंग होने के बाद वो भी तुम ही करोगे। तो एजेंटिक एआई है ना, ये इस तरह का है, ये सारे ए टू जेड काम करके, जैसे किसी कंपनी को आप आउटसोर्स करते हो ना ये काम, उस तरह से सारा काम आपको करके दे देगा। और यही कारण है कि ये जो एजेंटिक एआई है, स्पेशली ये वाला जो है क्लाउड ओपस 4.6 रिलीज जो है, ये भारतीय जो आईटी कंपनीज हैं इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर इसने इस भारतीय आईटी कंपनीज के बिजनेस मॉडल की जड़ों पर इसने प्रहार किया है। अब पहले ये समझते हैं भाई भारतीय आईटी कंपनीज किस प्रकार से प्रभावित होंगी। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय आईटी कंपनीज आखिर काम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, इन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है ना, भारतीय आईटी कंपनीज का इनोवेशन लेड नहीं है, यानी कि कोई ये ऐसी चीज नहीं बनाते जो वर्ल्ड में यूनिक हो। ये क्या करते हैं, इनका काम दो चीजों पे बेस्ड है। पहली चीज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कहाँ से? फॉरेन कंट्रीज से। दूसरी चीज ये लेबर आर्बिट्राज। लेबर आर्बिट्राज का मतलब क्या है कि आप सस्ती लेबर लगाओ। अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि एक कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अब अमेरिका में उसको एक आपको आईटी सिस्टम डेवलप करना है, ऑटोमेशन के लिए मान लीजिए एक आईटी सिस्टम डेवलप करना है। अब वो क्या करेगी, वो ये कहेगी भाई मैं मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट से कराऊंगा, तो मेरा काम तो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं फोकस करूँ ना मैन्युफैक्चरिंग में, मेरा दिमाग वहां लगाऊं ना। अब ये आईटी सिस्टम वाला एक नया बखेड़ा मैं खड़ा कर दूं, इसकी जगह क्या करूं कि मैं कोई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना, वहां पर मैं उसको आउटसोर्स कर दूं, ताकि मेरा टाइम और लेबर और मेरी जो स्पेशलिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग में मैं लगाऊं, तो मेरा सारा जो एनर्जी है ना वो मैन्युफैक्चरिंग में खर्च हो, ना कि इस आउटसोर्सिंग में। अब ये रही आउटसोर्सिंग रिलेटेड बात। अब आउटसोर्सिंग आप दो तरीके से करा सकते हैं, या तो आप यूएस की कंपनी है तो यूएस से करा ले, या वो किसी इंडियन कंपनी से कराए। अब इंडियन कंपनीज का रोल, ये जो आईटी कंपनीज का रोल कहाँ आता है? अब अमेरिका में जो खर्चा है उस आईटी के काम को करने के लिए वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है ये काम बहुत ही सस्ते में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है, और यहाँ जो रेट्स है ना, पैसा वो एक्चुअली कम दिया जाता है। तो होता क्या है कि ये आर्बिट्राज, जो इसको लेबर आर्बिट्राज है कहते हैं, तो वो ये होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, यानी जो आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, तो वो ये कहती हैं कि भाई आप एक काम करो, ये जो काम मुझे दे दो आप आउटसोर्सिंग का, और आपके यहाँ ये जो मेरे दो आदमी लगाऊंगा, ठीक है, और वो आप 6 महीने काम करेंगे, तो 6 महीने में जितने वर्किंग आवर्स होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके पर मैन आवर की रेट अगर आप मुझे दोगे, तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको करके दे दूंगा। बेसिकली ये है कि मैन आवर इतने मैन और इतने घंटे, तो पर मैन आवर के हिसाब से वो बिलिंग करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो ये कॉन्ट्रैक्ट आईटी कंपनी, इंडियन आईटी कंपनीज लेती हैं। अब होता क्या है कि मैन आवर्स के हिसाब से इंडियन आईटी कंपनी पैसे लेती है, लेकिन जो आपके एम्प्लॉय को वो पैसे देती है वो भारत के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड से वो कहीं कहीं ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी आईटी सेक्टर में काम करने वाले बच्चे हैं, युवा हैं या सीनियर आदमी हैं, उनकी तनख्वाहें जो ऑर्डिनरी अपनी गवर्नमेंट में तनख्वाहें हैं, या और जो बैंकों में तनख्वाहें हैं, या अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तनख्वाहें हैं, उनसे कई ज़्यादा तनख्वाहें हैं। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आता है ये एक्चुअली फॉरेन से आता है, तो वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से, हालांकि ये भी बात है कि वो पूरा उनके लेबर के हिसाब से पेमेंट नहीं करते, वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पे करते हैं, लेकिन फिर भी जो पेमेंट है वो ऑर्डिनरी जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, जो सामान्य नौकरियां हैं, उनके कंपैरिजन में कहीं कहीं ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली तो मैन आवर बेस्ड जो बिलिंग है ना, ये बेसिकली आईटी कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल था या बिजनेस मॉडल था। कोई इनोवेशन नहीं है, ठेके का काम है, मैन आवर पे बिलिंग है। अब जब एंथ्रोपिक ये वाला जो क्लाउड ओपस 4.6 जब रिलीज हो गया, तो भाई बात ये है कि मैं इंटरनली जो भी कंपनी ठेका दे रही है इस आईटी आउटसोर्सिंग का, वो ये कहेगी यार इसको मैन आवर का पैसा क्यों दूं मैं, ठीक है, ये काम तो एंथ्रोपिक ही कर देगा भाई, ए टू जेड काम है वो एंथ्रोपिक कर देगा।
तो मैं सॉफ्टवेयर को खरीद लेता हूँ और सॉफ्टवेयर को या जो इस एजेंटिक एआई को मैं खरीद लेता हूँ, इसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं इससे काम करवा लूंगा, ए टू जेड ये काम कर देगा। अब इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम ये है, वो जो बिलिंग होगी ना, बिलिंग, वो आउटकम बेस्ड होगी। आउटकम बेस्ड का मतलब ये है कि आपने एक ठेका दिया, भाई मेरे को आपको वेबसाइट जो है ना वो बना के देनी है, कितने पैसे लोगे? मैन आवर के हिसाब से बिलिंग नहीं होगी कि आप इतने घंटे इतने आदमी लगाऊंगा वो इतने घंटे में काम करेंगे, और ये नहीं होगी बिलिंग। आप मुझे लमसम में बता दो कि मेरे को ये तैयार करना है, आप कितने पैसे लोगे। ये एक्चुअली बिजनेस मॉडल में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मतलब जो बिजनेस मॉडल इंडियन आईटी कंपनीज है ना, जहां पर इनके मार्जिन लेबर आर्बिट्राज के कारण, यानी कि अपने एम्प्लॉय को कम पैसा दो और वहां से ज्यादा चार्ज करो, तो उनके बीच का जो मार्जिन है ना वो काफी ज्यादा हुआ करता था। अब ये मार्जिन इतना ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि आउटकम बेस्ड होगा, क्योंकि उसको पता है एजेंटिक एआई से कराएगा या क्लाउड ओपस टाइप की जो कोई सिस्टम से उनसे ये आईटी कंपनीज काम करा सकती हैं। तो उतने पैसे मैन आवर बेस्ड बिलिंग नहीं होगी। और यही जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ये आईटी कंपनीज में, इंडियन आईटी कंपनीज में आ रहा है। और इसी कारण से ये जो शेयरों में जो आप प्राइस में गिरावट देख रहे हैं ना, ये अनजस्टिफाइड नहीं है, ये एक रियल थ्रेट है। क्योंकि कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है ना वो एक तरीके से धराशायी होने के कगार पर है, अगर उन्होंने टाइमली स्टेप नहीं लिए अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक सेक्टर वाइज स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अब देखिए स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसको आप एक बात समझो। मान लीजिए कोई आपके, वही अपन शादी वाला एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपके घर में किसी कन्या का आप विवाह करना चाहते हैं और आपको ये कहा भाई एक लड़का देख के आओ। अब क्या हुआ कि वो जो लड़का है ना, आपने देखा और देखा भाई ये तो आईएएस में या किसी पर्टिकुलर दूसरे एग्जाम में जो है ना ये सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट हो गया तो आप विचार कर रहे थे हाँ यार ये लड़का सही है, घर बार भी सही है, सब कुछ सही है। तो अपन क्या है, अपन 2-4 दिन और घर वालों से सलाह करके अपन क्या करेंगे, अपनी जो घर में कन्या है उसकी एंगेजमेंट कर देंगे उससे। थोड़ी दिन बाद जब तक आप ये विचार कर रहे थे, इस बीच में एक खबर आती है। खबर ये आती है वो जो एग्जाम है ना उसमें तो चीटिंग हुई थी, तो हमने वो एग्जाम का रिजल्ट ही कैंसिल हो गया। अब ये जो है परिस्थिति में स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब ये वो फंडामेंटल बेसिस जिस बेसिस पे आप अपनी कन्या का विवाह, अपने घर में जो भी कन्या है उसका विवाह उस व्यक्ति से कर रहे थे, उसमें ये खाते पीते घर का आदमी है और साथ ही साथ इसकी पक्की नौकरी है, सरकारी नौकरी है। लेकिन अब तो वो सरकारी नौकरी ही नहीं रही, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अब जब तक वो दोबारा एग्जाम नहीं दे दे, उसमें पास होगा या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर वो जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है उसके कारण आप अपने डिसीजन को कि अपनी कन्या को या अपने घर परिवार की कन्या को वहाँ ब्याहें या नहीं ब्याहें, इसके ऊपर आपको दोबारा विचार करना पड़ेगा। और यही कंडीशन, यही स्थिति जो मैंने आपको बताई एजेंटिक एआई के आने से इंडियन आईटी कंपनीज को हो गई है। अब ये समझते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज काफी सारे काम करती है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। तो कौन कौन सी जो एरिया है ना वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, या ऐसी कंपनी जो वो वाले काम करती है ना वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, तो मतलब वहाँ पर वो ज़्यादा हाई रिस्क एरियाज हैं, ऐसी कंपनीज जो वो काम करती हैं। तो पहली चीज़ तो ये बीपीओ टाइप के काम। जो बीपीओ में क्या होता है, कोई जैसे मान लीजिए आपको मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, तो वहाँ पे पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है वो डॉक्टर लिखने बैठेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो क्या करता है, वो बोलता है और बोल के एक्चुअली रिकॉर्ड करके आपको दे देता है, आप उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी कि उसको अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं। ठीक है, और उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के उस हॉस्पिटल को आप वापस भेज देते हैं। तो बीपीओ टाइप की कंपनीज तो आप ये समझ लिए सफाया हो गई ये एजेंटिक एआई के आने के बाद, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीटली ऑटोमेशन होने वाला है एआई के थ्रू। तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये जो क्वालिटी और टेस्टिंग से रिलेटेड है काम, ये रिपीटेटिव काम है कि क्वालिटी टेस्ट करना है। उसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर, सॉफ्टवेयर बन गया आपका, अब उसकी क्वालिटी चेक करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो एजेंटिक एआई इस चीज को आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की कंपनीज जो इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है ना, वो एक तो ये धराशायी होंगे। फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस क्या होता है, जो ज्यादातर कंपनीज करती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसकी क्या है, उसको बना के आपको दे देती हैं और फिर उसका मेंटेनेंस करती हैं। ठीक है, और उसके चार्जेस करती हैं।
मतलब हर साल का जो मेंटेनेंस है उसके जो वो चार्जेस लेती है। अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम भी बहुत बड़ा इसमें थ्रेट आ गया है, क्योंकि इस जो एजेंट की आई है ना, जैसे मैंने बताया, कंप्लीट वर्क फ्लो आपको करके दे देता है। यानी पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट समझ लेगा, उसके बाद उसको कोडिंग जो है ना पार्ट बाय पार्ट कोडिंग कर देगा, कोडिंग को इंटीग्रेट कर देगा, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, मतलब ये कोड मैंने कैसे लिखा इस तरीके से आप समझ लीजिए, वो कर देगा। उसके बाद उसकी टेस्टिंग, मतलब हर तरह से ए टू जेड काम आपको करके वो दे देगा। तो बात ये है, आपको मेंटेनेंस भी जब वो कर पाएगा, आप कोड उसने जनरेट किया, ठीक है, तो मेंटेनेंस भी वो सिस्टम कर सकेगा। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना, लोगों की रिक्वायरमेंट, पब्लिक पीपल की रिक्वायरमेंट, अब आप वापस इस बात को समझिए कि जो आईटी कंपनीज काम करती हैं वो लेबर आर्बिट्राज है। तो आप ऐसा नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आदमियों को 100% रिप्लेस कर देगा ये एजेंट की आई, लेकिन आदमियों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो जो मैन पावर वाली जो बिलिंग है ना, पर मैन आवर वाली जो बिलिंग है, वो आप आउटकम बेस्ड हो जाएगी। भाई इतना काम मुझे करके दे दो, आप बताओ इसके क्या चार्जेस लोगे, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा मैन आवर्स होते थे, उतनी कम, उतना ही उनको प्रॉफिट होने वाला है। भाई आप तनख्वाह तो दोगे कम, और उससे काम करवाओगे, उस वहां से रेट, उसकी रेट करोगे अपने क्लाइंट से चार्ज ज्यादा, मतलब अपने एम्प्लॉय की जो आपने वहां डिप्लॉय कर रखा है उसकी रेट आप करोगे ज्यादा चार्ज। तो ऑफकोर्स ये जो मार्जिन है ना, ये कम होने वाला है। अब बात ये करते हैं कि भाई ये जो चीज है, ये जो तबाही हुई है, ये क्या इमीडिएट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में आखिर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, पहली चीज तो ये है, आप इस बात को समझ लीजिए, आपको चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो या जो इन दोनों का मिक्स हो, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, बाजार जो है ना, बाजार शॉर्ट टर्म में केवल और केवल सेंटिमेंट पे चलता है। भाई किसी कंपनी की अर्निंग्स ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली 10% बढ़ जाती है, ठीक है, तो कभी 10% बढ़ता है शेयर, कभी 10% गिरता है, कभी 5% बढ़ता है, कभी 5% गिरता है। तो बेसिकली ये सेंटिमेंट और डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो पहली चीज तो ये है कि आईटी सेक्टर के बारे में जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। इतनी गिरावट होने का कारण ही ये है कि इसका सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो इमीडिएट टर्म में तो आपको इसमें नेगेटिविटी देखने को मिलेगी मिलेगी, जैसे ये अभी आपको दिखाई दे रही है। अब 1 से 3 साल का जो टर्म है वो मीडियम टर्म बोलते हैं। तो मीडियम टर्म में क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शेक आउट होने वाला। अब शेक आउट का मतलब क्या, कि जैसे जैसे एआई की थ्रेट आएगी वैसे वैसे क्या है, या तो कुछ कंपनीज उसको अडॉप्ट कर लेंगी और उसमें आगे चल पड़ेंगी, या कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी और वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप की चीज 1 से 3 साल में होने वाली है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी कंपनीज जो छोटी होंगी या जिनके पास कैश बहुत ज्यादा होगा और वो अडॉप्ट करने में, मतलब एआई का अडॉप्शन जो है वो ये करने में सक्षम होंगी। अब एआई का अडॉप्शन का क्या मतलब, उसका मतलब ये कि एआई में जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन नए एरियाज जो है ना वो भी ओपन अप होंगे, स्पेशली रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी। भाई एआई अंदर से क्या काम कर रहा है ये कोई नहीं जानता, और एआई जो है ना बहुत ही डेवलपिंग फील्ड है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए डेटा सिक्योरिटी टाइप के जो काम है वो, फिर एआई को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जिसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, तो वो जो कंपनीज जिस तरह की काम कर रही है वो उस तरह का काम ज्यादा आएगा। तीसरा क्या है, जैसे मैंने बताया, ऑडिट और कंप्लायंस, गवर्नमेंट की जो कंप्लायंस है और ऑडिट है एआई सिस्टम्स की, वो भी एक उभरती हुई अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बात करते हैं कि आखिर एज इन्वेस्टर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप ले सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आप उन कंपनीज से जो छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, वो कंपनीज और जो जिनका बिजनेस मॉडल जो है ना टेस्टेड नहीं है, जिनके पास कैश नहीं है, ऐसी छोटी कंपनी से आप बिल्कुल दूर रहिए। चाहे वो आपको किसी भी तरीके के न्यूज़ दिखाती हो, किसी भी तरीके के वो अपने प्रोजेक्ट्स दिखाती हो, लेकिन वो कंपनीज जो हैं जिनके पास ना तो कैश है और जिनका ऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल है, वो सरवाइव नहीं करेगी। दूसरी चीज, एज अ सेक्टर,
एज अ सेक्टर फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि एज अ सेक्टर आपको, मेरे विचार से, आपका विचार अलग हो सकता है, मेरे विचार से आईटी सेक्टर से फिलहाल दूर रहना चाहिए। अब आप ये कहेंगे नहीं ये इतना गिरावट होगी, 30% गिरावट हो गई और इसके पी इतना हो गया, मीडियन पी इतना था, बहुत सारे आपको आप फंडामेंटल कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जिस सेक्टर में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो जाता है, तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो सेक्टर जो है ना वो उभर नहीं पाता। तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है, या तो आप, जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, निफ्टी बीज, ये निफ्टी की आईटी बीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। लेकिन लेकिन मेरा विचार ये है कि ऐसे गिरते हुए सेक्टर में या जहाँ क्लैरिटी नहीं हो वहाँ इन्वेस्ट क्यों करना। इसके कंपैरिजन में एक दूसरा सेक्टर जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो अट्रैक्टिव है हेल्थ केयर का सेक्टर, जिसमें हॉस्पिटल, फार्मा, स्पेशली सीडीएमओ टाइप की कंपनीज है। तो वो जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, उनका वाला जो मतलब हेल्थ केयर में ये सारी आ जाती है, मतलब हॉस्पिटल्स भी आ गए, जो ऑर्डिनरी जेनरिक फार्मा वाली कंपनीज भी आ गई, और जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है वो भी आ गई। ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर जो है कुछ टाइम से, पिछले कुछ सालों से इसने एक तो परफॉर्म नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि ये जो सेक्टर है इसमें कोई हेडविंड्स नहीं है जिस तरीके से स्ट्रक्चरल शिफ्ट आईटी कंपनीज में हो रहा है। तो मेरा विचार ये है, मतलब मेरे हिसाब से, अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं 5 रुपये लगा दूं, मैं, मेरे पास 100 रुपये है तो उसका 5 रुपये अभी लगा दूं, फिर 2 महीने बाद लगा दूं, SIP कर लूं, निफ्टी बीज की बात कर रहा हूँ, आईटी बीज में, तो मेरे मेरे विचार से ये एक सही कदम नहीं होगा। इसके कंपैरिजन में जो आईटी का जो हेल्थ केयर वाला इंडेक्स है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना ही चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ 5-7 साल की, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही शानदार सेक्टर है, और ये कहीं ज़्यादा आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा कंपेयर टू ये वाली जो जो आईटी बीज है, इसके कंपैरिजन में। ये मेरा विचार है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप ही को ये कहें कि नहीं साहब मेरे को तो आईटी में ही करना है, तो देखिए आईटी में आपको जो कैश रिच कंपनीज है ना, बड़ी जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज को देखना चाहिए। पहली चीज़ तो अगर इन्वेस्ट भी करें तो उनमें करें। कारण क्या है कि भर भर के ये जो है ना इंस्टीट्यूशंस के पास है, और जनरली होता ये, इंस्टीट्यूशंस जो है ना अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अगर माल बेचना भी है ना तो इस रेट पे नहीं बेचेंगे, वो धीरे धीरे इसको ऊपर लेके आएंगे और धीरे धीरे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें उनके जो सबसे बड़े वेटेजेस होते हैं वो बड़ी कंपनीज में होते हैं, टीसीएस और इन्फोसिस टाइप की कंपनीज में, तो आप उनमें रहें। ये डिविडेंड भी देती हैं, बाईबैक भी लाती हैं। फिर एक और खास बात ये है कि इन कंपनीज में जो कैश रिच कंपनीज है ना, इनमें एक खास बात और है कि अगर इनको, इन्होंने इनोवेटिव, अपने आप को इनोवेशन वाली कंपनीज बना लिया, तो ये जो है अपने बिजनेस मॉडल को आराम से ये चेंज कर पाएंगे और अपने मार्जिन भी प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो जब कैश आदमी के पास होता है ना, कंपनी के पास जब कैश होता है, तो वो क्या करती हैं, वो किसी दूसरी जो एआई टाइप की कंपनीज है ना, इनको खरीदने में सक्षम होगी, खरीद के वो आप फटाफट उसको अपने में इंटीग्रेट कर लो, मतलब उसके थ्रू आप काम करवा लो। कोई जरूरी थोड़ी आप इन हाउस डेवलप करो, जिसको हम ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, जरूरी थोड़ी है, यानी विद इन कंपनी आपको कोई इस तरह की कैपेबिलिटीज लाने की जरूरत नहीं है। आप कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, पैसा होगा तो खरीद लो, इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इंटीग्रेशन में, लेकिन आपको कम से कम आपका बिजनेस मॉडल में जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये तो कम से कम सुधार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। इसके बाद जो है दूसरे लेवल की, ये तो टीसीएस इन्फोसिस की बात होगी, दूसरे लेवल की कंपनीज है, वो ये है कि जो कंपनीज एआई ओरिएंटेड ऑलरेडी हैं, उनमें से कुछ कंपनीज जो हैं वो मैं बता देता हूँ। पहली कंपनी है जो LTI माइंट्री, दूसरी कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। तो इनके पास क्या स्ट्रॉन्ग एआई कैपेबिलिटीज है। दूसरी बात ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, और वो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को एआई सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर रही हैं ऑलरेडी, और स्ट्रॉन्ग इनकी ऑर्डर बुक है और पाइपलाइन है। तीसरे टाइप की कंपनीज हैं, वो कंपनीज हैं जो डिजिटल या डिजिटाइजेशन की थीम से रिलेटेड है। तो एफएल हुई, जिसका बिजनेस मॉडल का डिस्कशन हमने किया भी था। तो उस तरह की कंपनीज हैं जो कोर आईटी में, यानी डॉक्यूमेंटेशन और सॉफ्टवेयर टाइप की जो कंपनीज है वो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट उसका बिजनेस मॉडल है। और इसी के साथ जो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स टाइप की जो कंपनीज हैं, तो ऐसी कंपनीज भी आप
देख सकते हैं। लेकिन ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं सारी, काफ़ी लॉन्ग टर्म है। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि आईटी एज ए सेक्टर जो है ये काफ़ी परेशानी में रहेगा आने वाले कुछ सालों में, 3-4 सालों में। जब तक क्लियर विनर अमर्ज नहीं हो जाता तब तक हो सकता है आपको काफ़ी पेन झेलना पड़े। किस सेक्टर में आपको इसके अलावा पैसा डालना है उसका डिस्कशन मैंने आपको किया, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो शेयर्स है ना, स्पेशली आईटी वाले, ये जल्दी आपको रिटर्न नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिन जिन शेयर्स का हमने डिस्कशन किया है उसमें मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही काम करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।